सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आपका अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज की इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी हाँ, आज हम लोग करेंगे यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये यूनिट 1 हमें क्या बताने वाली है। सो बच्चे, यूनिट 1 का नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड द इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। यूनिट 1 के अंदर 3 चैप्टर्स हैं। जो पहला चैप्टर है वो बताता है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जस्ट जब हमें आजादी मिली ही थी तब हमारी उस शाम हमारी इंडिया के हालात कैसे थे। दूसरा चैप्टर इंडियन इकोनॉमी को डिफाइन करेगा बिटवीन द पीरियड ऑफ 1950 टू 1991। और तीसरा चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बताएगा जो 1991 में इंट्रोड्यूस हुए। बेसिकली यानी कि जो ये हमारी यूनिट 1 है 1947 से लेकर 1991 तक क्या हुआ, उस सब चीजों के बारे में हमें बताने वाला है। तो आज हम इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये चैप्टर हमें हमारी इकोनॉमी के बारे में क्या बताने वाला है। सो ये बात है बहुत पुरानी, सुन लो तुम आज इसे काजोल मैम की जुबानी। सो बच्चों, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं अंग्रेज आए, अंग्रेज आए, अंग्रेज आए, 200 साल तक शासन करके गए, 200 साल तक हमारी कंट्री के ऊपर रूल करके गए। पर ये तो बताओ कि ये घुसपैठिए हमारी कंट्री में आए कैसे? आखिर वो कौन सा दरवाजा था जो इन्हें खुला दिख गया और ये तुरंत हमारे घरों में घुस गए? ये तो पता चले। तो बच्चे, वो जो इवेंट था, वो जो एक समय था जब इन्हें मौका मिला हमारी कंट्री में घुसने का, वो था द बैटल ऑफ प्लासी। यहीं से इन ब्रिटिशर्स को मौका मिला कि ये हमारी कंट्री में आकर घुसपैठ कर सके। हालांकि ये कोई पहला इंसिडेंस नहीं था जिसकी वजह से इन्हें मौका मिला घुसने का। इससे पहले भी इन्होंने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी एक टर्निंग पॉइंट बनकर इनकी जिंदगी में आया और हमें तबाह करके चला गया। कहते हैं ना कि खुशियों को बहुत जल्दी नजर लगती है, तो इनके आने से पहले हम बहुत खुश थे। हमारी इंडिया की इकोनॉमी इतनी बढ़िया इकोनॉमी थी, कहते ना उसे सोने की चिड़िया। बिल्कुल हमारी इंडियन इकोनॉमी सोने की चिड़िया मानी जाती थी, बट उस सोने की चिड़िया को इन अंग्रेजों की नजर लग गई थी। आप सभी को पता है कि उस टाइम पे मुगलों का शासन हुआ करता था, तो जब उनके साथ बंगाल के साथ इनकी लड़ाई हुई तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी उस लड़ाई को जीत गई। और जब वो उस लड़ाई को जीत गई तो बस इनको मिल गया एक मौका हमारी कंट्री में घुसने का, और ये तुरंत घुस गए। तो ऐसे घुसे कि 200 साल तक इन्होंने जाने का नाम ही नहीं लिया। तो लगभग 200 साल तक ये हमारी इकोनॉमी को प्रताड़ित करते रहे, अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल करते रहे। लेकिन हमने भी हिम्मत नहीं हारी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हिम्मत नहीं हारी, और अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और एक दिन इन लोगों को धक्के मार के इंडिया से बाहर निकाल दिया गया। 200 साल तक हमने इनके जुल्म सहे और एक दिन 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली और हमने बहुत ही चैन की सांस ली। आपको पता है वो खुशी कैसी थी? जब आप लोगों की स्कूल से छुट्टी होती है ना, पूरे दिन लगातार पढ़ने के बाद जब आपको पता चलता है कि आपकी छुट्टी में महज 2 मिनट ही रहे हैं, और जब टीचर इशारा करती है कि बच्चों चलिए, तो आपको एक कितना सुकून मिलता है ना। तो बिल्कुल वही सुकून हमारी इंडियन इकोनॉमी को मिल रहा था जिस दिन उन्हें आजादी मिली। किस दिन? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन पूरे दिन तक काम करके, पूरे दिन तक पढ़ाई करके आप बिल्कुल थक चुके होते हो ना, चकनाचूर हो चुके होते हो ना। टीचर्स ने तुम्हारी पूरे दिन बैंड बजाई होती है ना, और तुम बिल्कुल ऐसे थके हुए अपने घर पे पहुंचते हो, और फिर मम्मा पूछती हैं कि अरे मेरा बच्चा, मेरा लाल, ये तेरी हालत किसने करी? फिर तुम अपनी कहानी पूरी सुनाते हो ना। तो ऐसे हमारी इंडिया की भी तो कहानी सुन लो कि हालांकि हमें आजादी मिल चुकी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये जो जुल्म किया ना 200 सालों तक,
वो उन 200 सालों तक किए हुए जुल्म के जो जख्म थे वो बहुत ताजा थे। हमारी इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी, वो लड़खड़ा रही थी उस टाइम पे, तो उसे संभालने की जरूरत थी। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन घुसपैठियों के आने से पहले क्या हुआ था, हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो देखो बच्चों, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकोनॉमी एक फलने फूलने वाली इकोनॉमी थी। मतलब हमारे यहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं थी, बहुत बढ़िया हमारी इकोनॉमी चल रही थी। जैसे मैंने आपको कहा ना कि सोने की चिड़िया माना जाता था हमारी इकोनॉमी को, और वही बस नजर लग गई थी, क्या कर सकते हैं, काला टीका नहीं लगाया था ना, तो नजर लग गई थी। तो हमारी इकोनॉमी प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी, हम आत्मनिर्भर थे। इतना बढ़िया हमारा काम चलता था कि हमें किसी के ऊपर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी। फुल फ्रीडम हम एंजॉय कर रहे थे और हर जगह पर हम सेल्फ रिलायंट थे। ठीक है। दूसरा, हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी के नाम से जानी जाती थी, यानी कि हमारी पॉपुलेशन का एक मेजर पोर्शन एग्रीकल्चर के कामों में लगा हुआ था। क्योंकि कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा, माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी ना, तो हम उसी पे काम करते थे। तो भाई एग्रीकल्चर में 1/3 पॉपुलेशन लगी हुई थी, यानी कि देखो कितना बड़ा हिस्सा हमारे पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर के काम में लगा हुआ था। तो खाने पीने की तो किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं थी, किसी रॉ मटेरियल की कमी नहीं थी हमारे यहाँ पर, सब कुछ हम अपने यहाँ पर ही बना लिया करते थे। तीसरा, हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स, हमारे यहाँ के हाथ की कारीगरी इतनी ज्यादा फेमस थी कि दूर दूर से लोग आते थे हमारे यहाँ पर, ऑर्डर्स प्लेस करते थे, और हमारे यहाँ के कारीगरों की इस कारीगरी को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता था। यानी कि वो जो हम जाने जा रहे थे ना वर्ल्ड में, वो इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की वजह से जाने जा रहे थे। पता है, जब कोई इंसान मशहूर होता है तो उसके ऊपर दुनिया की नजरें आ जाती हैं। वो ये नहीं देखता कि यार ये कितना मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है, वो ये देखता है कि यार ये तो बहुत फेमस हो रहा है, यार ये तो बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, कर क्या रहा है ऐसा। तो उनकी नजरें आ जाती हैं तुम्हारे ऊपर, बुरी नजरें। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ था कि ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ना हमारे ब्रिटिशर्स की आंखों में चुभ रही थी कहीं ना कहीं। तो क्यों चुभ रही थी? क्योंकि हमारे यहाँ के कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल आहा इतने बढ़िया थे, लोग बहुत पसंद करते थे उसको। मेटल प्रीशियस स्टोन का जो काम किया जाता था वो भी बहुत बेहतरीन था। फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल इस्तेमाल करते थे हम लोग, ठीक है, कोई नकली सामान इस्तेमाल नहीं करते थे। और जो क्राफ्टमैनशिप यानी कि जो कारीगरी थी वो हाई स्टैंडर्ड की थी। तो कुछ इस तरीके की हमारी इंडियन इकोनॉमी थी इनके आने से पहले, इन ब्रिटिशर्स के आने से पहले। और हमारी इंडिया से हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट होता था वर्ल्ड में, और बदले में सोना चांदी अशर्फियां ये सब चीजें हमारे यहाँ पर आती थी। तो हमें किस चीज की कमी थी यार? हम बहुत ही यानी कि इतनी बढ़िया इकोनॉमी थी हमारी, इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी थी हमारी। बस वही है, लग गई थी नजर, और अचानक से ये जो लोग आए, कई बार होता है ना कि हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं और अचानक से कोई एक इंसान आता है और हमें तबाह कर चला जाता है। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ कि हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही थी, ब्रिटिशर्स आए और तबाह करके चले गए। तो ये तो हमने समझा कि कहाँ से आए ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी? थी, इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी। About 1/3 of our population were engaged in agriculture and well known handicrafts से हमारे यहाँ के, क्यों? क्योंकि कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स हमारे यहाँ के पसंद किए जाते थे, मेटल और प्रीशियस स्टोन का वर्क बहुत पसंद आता था, हमारी क्वालिटी ऑफ मटेरियल अच्छा था, और क्राफ्टमैनशिप भी हाई स्टैंडर्ड की थी। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और ब्रिटिशर्स के बारे में जान लेते हैं। कि जो ब्रिटिशर्स आए ना हमारे इंडिया के अंदर, ये दादा भाई लोग होते हैं एकदम, जो गुंडे उंडे टपोरी वपोरी टाइप की, ये अपन का इलाका है और अपन के इलाके में अपन के अकॉर्डिंग ही काम होगा, जो अपन कहेगा तुमको वही करना पड़ेगा, अगर हम कहेगा कि खड़ा हो जा तो तुमको खड़ा होना पड़ेगा, अगर हम कहेगा कि बैठ जा तो तुमको बैठना पड़ेगा, ये हमारा इलाका है तो हमारे हिसाब से ही चलेगा। तो बस कुछ यही तो किया उन्होंने हमारे यहाँ पे। तो इस सिस्टम को बोला गया कॉलोनिज्म। तो ये सिस्टम बताता है दो कंट्रीज के बीच के पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप को, जहां पर एक कंट्री रूलर कंट्री होती है, यानी कि जिसका डोमिनेंस होता है, जो तुम्हारे ऊपर राज कर रही है, और दूसरी उसकी कॉलोनी, यानी कि भाई उसका इलाका। एक राजा और उस राजा की बाकी सब क्या है? प्रजा। यहाँ पे क्या है? वो रूलर है, वो कह रहा है कि भाई दादा गुंडा
अब जो मैं कहूंगा वही होगा यहाँ पर। तुम सभी लोगों को मेरी बात को सिर्फ फॉलो करना है, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुमको करना है। तो नहीं, और तो दूसरी कंट्री क्या है, उसकी कॉलोनी जिसके अंदर वो रहेगा आके, और वो खुद कौन है, उस कॉलोनी का राजा यानी कि रूलर। तो समझ आ गया आपको कि कॉलोनिज्म क्या होता है। ठीक है, अब ये ब्रिटिशर्स क्यों आए थे हमारी कंट्री में, क्या चाहिए था यार इन्हें, अपनी खुद की कंट्री भी तो थी इनके पास, इनको हमसे क्या चाहिए था, क्या दिख रहा था इन्हें हमारे यहाँ पर। तो सबसे पहले पता है उन्हें क्या दिखा, उन्हें ये दिखा कि यार जो इंडिया की इकोनॉमी है ना, वो हमारे लिए एक फीडर इकोनॉमी का काम कर सकती है। फीडर इकोनॉमी हमारा पेट पालेगी है, हम इसके नाम पर खाना हम खाएंगे, बिल ये देगी। बिल्कुल यही किया इन्होंने, खाना तो ये खा रहे थे बढ़िया बढ़िया, लेकिन बिल कौन भर रहा था, इंडिया की इकोनॉमी भर रही थी। तो जी इन्होंने हमारी इकोनॉमी का इस्तेमाल किया एज अ फीडर इकोनॉमी, जहां पर सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल हम देते थे और हमारा ही सामान हमको ही आके बेचते थे। ये वो वाली कहावत है ना, मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं, तो बिल्कुल यही हो रहा था, हमारा ही सामान उसकी रूपरेखा बदलकर हमको ही बेचा जा रहा था। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन इन्होंने करना शुरू किया था। तो इनका मेन पर्पस पहला यही था कि हमारी इकोनॉमी को एक फीडर इकोनॉमी बनाना चाहते थे। अब वो काम इन्होंने किया कैसे, टू मेक आवर इकोनॉमी द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारा देश रॉ मटेरियल का खजाना था। एग्रीकल्चर में 1/3 लोग लगे हुए थे, और इंडस्ट्री भी हमारी कोई ऐसी बेकार नहीं थी, इंडस्ट्रीज भी बहुत बढ़िया थी हमारी। तो ये हम लोगों को एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बनाना चाहते थे फिनिश गुड्स, यानी कि यहाँ पर रॉ मटेरियल हमारा ही लेके जाएंगे, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलकर हमको ही लाकर बेचेंगे, हमारा ही माल हमें ही बेचा जाएगा। तो ये इनका मेन पर्पस था। क्या थे इनके मेन पर्पस, कि हमारी इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी इस्तेमाल करना था, और हमारी इकोनॉमी को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाना था, और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। याद हो गया होगा, आगे चलते हैं। तो यहां पर अब क्योंकि इन लोगों का शासन हो गया था हमारे यहाँ पर, तो इन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई होंगी। तो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का जो फोकस था, अब वो फोकस किस चीज पे था, तो भैया इनका फोकस था प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्या होता है ना कि जब तुम कुछ करने लग जाते हो ना जिंदगी में, यानी कि जब तुम सोचो कि जब तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और तुम्हारे काम को पहचाना जा रहा है ना, तो दुनिया तुमसे डरने लग जाती है, दुनिया की आंखों में तुम खटकने लग जाते हो, फिर वो खुद को बचाने की कोशिश करती है और तुम्हें डुबोने की। तो यही कर रहे थे ये लोग। इन्होंने क्या किया कि जब इन्हें दिखा कि यार इंडिया जो सोने की चिड़िया कहा जा रहा है, रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इतनी फेमस है जिसकी वजह से गोल्ड गोल्ड इनके पास आ रहा है, तो हमें यहाँ पर इस इंडियन इकोनॉमी का इस्तेमाल करना है, किस लिए, फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। भाई यहाँ से पैसा ले जाएंगे और अपनी कंट्री में जाके भरेंगे, अपनी तिजोरियों को भरेंगे, इनकी तिजोरियों को खाली करके। तो उन्होंने यही किया कि अपने प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए किए सारे काम, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं की पॉलिसीज की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा चेंज आया। यानी कि हम जैसे काम कर रहे थे पहले, एक बहुत बढ़िया तरीके से वेल मैनेज्ड होकर हम काम कर रहे थे, इन्होंने आके हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी और हमारी इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को बिल्कुल चेंज कर दिया। तो क्या पढ़ा हमने अभी, हमने ये पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स थे ये क्यों इस्तेमाल कर रहे थे हमारी इंडियन इकोनॉमी का फीडर इकोनॉमी बनाने के लिए, और हमारे यहाँ से सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना था और अपने फिनिश गुड्स हमारी ही इंडियन मार्केट में आकर इन्हें बेचना था, ताकि जो पैसा हमारे पास था वो भी इनके पास चला जाए। तीसरा, हमने ये बात पढ़ी यहाँ पे कि जितनी भी पॉलिसीज बना रहे थे वो हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं बना रहे थे, हमारे डेवलपमेंट से इन्हें कोई मतलब नहीं था, इन्हें खुद को प्रोटेक्ट करना था, खुद को प्रमोट करना था, और इन्हीं की पॉलिसीज की वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज आया था। तो अभी बहुत मेजर बातें हमने यहाँ पर पढ़ी, चलो कुछ थोड़ी और बातें पढ़ते हैं। सो ब्रिटिशर्स को हमारी इंडियन इकोनॉमी में तो बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन उन लोगों ने जरा सा भी एफर्ट नहीं किया कि ये जान लें कि ये जिस कंट्री को हम इतना इस्तेमाल करने वाले हैं, हम उस कंट्री की
पर कैपिटा इनकम, नेशनल और पर कैपिटा इनकम को तो कैलकुलेट करके देख ले कि वो कितनी आती है। उनको बिल्कुल भी इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जिस चीज का उनको इंटरेस्ट था वो काम उनका हो रहा था। तो अदर जो भी मैटर्स थे उसके ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। बट स्टिल कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इंडिया की पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश करी और कुछ हमें एस्टिमेट्स उन लोगों ने बताए। सो उसमें एक थे दादा भाई नौरोजी, विलियम दिग्बय, फिंडले शिरस, VKRV राव और RC देसाई। ये कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये एक स्टेप उठाया, एक इनिशिएटिव लिया कि यार हमें इंडिया की पर कैपिटा इनकम को एक बार कैलकुलेट करके देखना चाहिए। तो उसमें से जो राव के एस्टिमेट्स थे उन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया, यानी कि उनको बहुत ज्यादा सटीक माना गया। ठीक है, तो अब इन एस्टिमेट्स का कंक्लूजन क्या निकला, क्या बात हमारे सामने निकल कर आई इन एस्टिमेट्स के थ्रू। तो एस्टिमेट्स के थ्रू हमें ये पता चला, जिन लोगों ने भी स्टडी करी, कि कंट्री की जो ग्रोथ है फॉर द एग्रीगेट रियल आउटपुट। अब आप समझ रहे हैं ना कि एग्रीगेट रियल आउटपुट क्या होता है, यानी कि यहां बात हो रही है फिजिकल आउटपुट की, कि जो हमारे यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे, तो कंट्री की जो ग्रोथ थी इन फिजिकल आउटपुट के लिए कब, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वाज लेस देन 2%। सो दिस इज द मेन थिंग जो आपको याद रखनी है, कि हमारी कंट्री का जो एग्रीगेट रियल आउटपुट था फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी के अंदर वो 2% से भी कम था। और तो और यहाँ पर जो ग्रोथ थी पर कैपिटा आउटपुट की पर ईयर, वो भी सिर्फ और सिर्फ 0.5% थी। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी होंगी कि एस्टिमेट्स ने हमें ये बताया कि जो रियल आउटपुट था हमारी कंट्री का, द एग्रीगेट रियल आउटपुट, वो 2% से भी कम था। ग्रोथ थी हमारी पर कैपिटा आउटपुट की पर ईयर के हिसाब से, वो भी 0.5% थी। तो मतलब ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल भी इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि देखो उन्होंने समस्या ही नहीं देखी हमारी इंडियन इकोनॉमी की। हाँ ठीक है, मैंने आपको ये बात बोली कि इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के आने से पहले एक प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। देखो कहते हैं ना कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जो बिल्कुल खुशहाल है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम जरूर है, कोई भी इंसान भी खुश नहीं है। तो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर अगर कुछ चीजें सही थी तो कुछ चीजें गलत थी यार, कुछ प्रॉब्लम्स हमारी इंडिया की इकोनॉमी में चल रही थी। तो ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि आप इस इकोनॉमी का इस्तेमाल कर रहे हो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो जो इनकी कमजोरियां हैं हम अगर उन पे काम करें तो ये इंडिया की इकोनॉमी और स्ट्रांग हो सकती है। अरे यार ये और स्ट्रांग होगी तो तुम्हारे ही तो काम आएगी ना। बट उन्होंने देखा कि यार हमारे मतलब की चीज क्या है, उन्हें अपने मतलब की जो चीज दिखी उन्होंने सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दिया, बाकी किसी भी चीजों की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज की क्लास में हमने लिया इंट्रोडक्शन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पहले चैप्टर का, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर कब आए, कैसे आए और क्यों आए, क्या पर्पस था उनका यहाँ पर आने का, और उनके आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, और हमारी इकोनॉमी में उनको ऐसा क्या दिख रहा था जिसकी वजह से वो हमारी इकोनॉमी का इस्तेमाल करना चाहते थे। तो हमने इस चैप्टर का बेस पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अलग अलग सेक्टर में घुस के हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लोरेशन किया, और ये हर एक टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम सेपरेटली वीडियोस देखेंगे ताकि हर एक टॉपिक को ड्यू अटेंशन हम दे सकें। ठीक है, तो आज की क्लास सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास से हम जो इसके मेन टॉपिक है उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप यहां तक के लिए नोट्स बना लीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।